नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। आज हम लोग करेंगे टेस्ट पेपर जो है इकॉनमी का। तो हम लोग आज इकॉनमी पढ़ेंगे और देखेंगे। आज बहुत सारे क्वेश्चन हमारे साथ हैं, हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो हम लोग जो है नेशनल इनकम के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो पहले हम देखेंगे। तो जो लोग भी वीडियो में नए हैं वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी समझ में आएगा। यूपीएससी का पेपर जो है बिल्कुल नज़दीक है हमारे, और फॉर्म अप्लाई नहीं अगर किए हैं तो आप प्लीज़ फॉर्म को जो है भर दीजिए, उसके बाद ही कुछ तैयारी कीजिए। क्योंकि अगर फॉर्म नहीं भरा जाएगा आपका तो आप कैसे फिर तैयारी करेंगे, है ना। तैयारी करते रह जाएंगे, फॉर्म आप डाल नहीं पाएंगे। तो इस वजह से पहले आप फॉर्म डाल दीजिए, उसके बाद जो है आगे का चीज़ें देखी जाएगी, है ना। तो बिना देरी किए हुए हमको जो है हम लोग को करना है इकॉनमी का जो है ये क्वेश्चन। तो हम अभी 11 बज गया है, रात के 11 बज गए हैं। हमको ये जो है कम से कम 1 घंटे में देखना है कितना क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो लेट्स प्ले, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है इसमें, है ना, नेशनल इनकम से है। तो देखता हूँ कितने लोग इसमें कोई किसी को क्वेश्चन नहीं बताएगा। सब लोग अपना अपना कर लेना। फिर जो है मैं भी अपना 1 मिनट का समय होगा, 1 मिनट के बाद मैं आंसर बता दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का सोचने का समय दूंगा, ठीक है। 2 मिनट बराबर 60 मिनट में 60 मिनट में हमको 30 क्वेश्चन करना है, ठीक है। 30-35 तो हमको जो है फटाफट हम लोगों को करना है। तो कोई भी ना बताए, मैं भी अपना आंसर मार दूंगा, बाद में हम लोग मिलाएंगे कितना हम लोग का सही हुआ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। विश्व बैंक द्वारा है ना, कह रहा है विश्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था को उच्च आय, मध्यम आय और जो है ना उच्च आय और मध्यम आय और जो है निम्न आय में विभाजित करने के लिए निम्न में से किस मानक का प्रयोग किया जाता है। विश्व बैंक द्वारा, है ना, तो करिए फटाफट। जो लोग इंग्लिश वाले होंगे, इंग्लिश में भी लिखा है बगल में, वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें, कह रहा है विश्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था को उच्च आय और मध्यम आय और निम्न आय में विभाजित करने के लिए जो ना निम्न में से किस मानक का प्रयोग करना चाहिए। तो हमको ये प्रयोग करना चाहिए कि प्रति व्यक्ति जो मतलब जीएनआई है वो प्रति व्यक्ति क्या है, उसके तौर पे हम पता कर सकते हैं। क्योंकि जीडीपी से तो हम निकाल नहीं सकते, जीएनपी से भी नहीं निकाल सकते, है ना। लेकिन जीएनआई से अकेले नहीं निकाल सकते। जीएनआई अगर प्रति व्यक्ति का हम देखेंगे तो उससे हमको पता चल सकता है कि, तो मुझे लगता है ये सही होना चाहिए, डी। आप लोग का क्या सही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये हो क्यों नहीं रहा है यार, क्या हो रहा है ये सही है, ठीक है। ये मेरा ठीक, ये हमारी तरफ से प्रति व्यक्ति जीएनआई। हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है निम्न में से, है ना, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से, अच्छा 1 सेकेंड, हाँ, दूसरे में कह रहा है निम्न में से कौन सा, है ना,
निम्न में से कौन सा राज्य सबसे पहले ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने की संभावना रखता है? मुझे लगता है ये तो बहुत ही इजी है ना? तो हम ये जाएंगे महाराष्ट्र की तरफ। मेरे हिसाब से आप लोग भी मान लीजिएगा। अब हम तीसरा देखेंगे। जो लोग कर नहीं पाएंगे, अगर वो छूटेगा उनका, तो अपना कॉपी में आंसर लिखते रहिएगा कि कौन सा आप मार रहे हैं। तो बाद में आप मिलान कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हम देखेंगे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के संदर्भ में निम्न का जो है अध्ययन कीजिए। पहला इसमें कह रहा है इसे भारतीय रेट ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। इसका संबंध 1950 से 1980 तक की जो है समयावधि से है। इसे जो है प्रो राजकृष्णा द्वारा प्रतिपादित किया गया है ना? तो इसमें कौन सा आंसर सही हो सकता है? इसे भारतीय रेट ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। तो आप देख लीजिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के संदर्भ में। मेरे ख्याल से ए केवल, अच्छा ये तो नहीं होना चाहिए, गलत मैंने लगा दिया, सो सॉरी। मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, सही। ये फिर मैं बताऊंगा, आंसर आपको दिखाऊंगा, ठीक है? फिर इसका एक्सप्लेन आप देख लेना दूसरी वीडियो में। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नहीं तो हो नहीं पाएगा अगर हम समझाने बैठेंगे। तो कह रहा है निम्न का जो है अध्ययन कीजिए। विवेकाधीन खर्च कह रहा है और गैर विवेकाधीन खर्च, है ना? तो निम्न का जो है अध्ययन कीजिए। विवेकाधीन खर्च पहले देखेंगे, फिर गैर विवेकाधीन खर्च। उपयुक्त में से कौन से खर्चों का जो है संबंध पेंट अप मांग से होता है? पेंट अप मांग से होता है। गैर विवेकाधीन खर्च कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है जो विवेक से हम खर्चा कर रहे हैं उसी का तो हम दे सकते हैं। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ठीक है? अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है मेरा। बिग मेक इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का जो है अध्ययन कीजिए, है ना? इसमें कह रहा है इसे विश्व बैंक द्वारा तैयार किया जाता है। यह दो मुद्राओं के मध्य क्रय शक्ति क्षमता पर आधारित विनिमय दर के लिए प्रयुक्त होता है। यह विकासशील राष्ट्रों में गरीब की रेखा को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ना? और यह राष्ट्रों की ग्रोथ रेट का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें से न कितने कथन सत्य हैं ये पता करना है। इसे विश्व बैंक द्वारा तैयार किया जाता है, ये तो मुझे नहीं आ रहा समझ। यह दो मुद्राओं के मध्य क्रय शक्ति क्षमता पर आधारित विनिमय दर के लिए बिग मेक इंडेक्स के समय, ये मुझे पता नहीं है, मैं इसको नहीं करूँगा।
हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपूर्ति पक्षी अर्थव्यवस्था आपूर्ति पक्षी अर्थशास्त्र के जो है निम्न संदर्भ में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए। कर रहा है प्रत्यक्ष करों में कटौती, अब बेरोजगारी भत्तों में जो है कटौती, श्रम संघों को प्रोत्साहन, है ना। तो कर उपरोक्त में से कौन सा उपाय जो है जीडीपी को बढ़ाने के लिए लागू किए जाते हैं? प्रत्यक्ष करों में कटौती, बेरोजगारी भत्तों में कटौती, श्रम संघों को प्रोत्साहन जीडीपी को बढ़ाने के लिए लागू किए जाते हैं। जीडीपी को बढ़ाने के लिए पूछा जा रहा है, तो इस समय तो श्रम संघों को प्रोत्साहन तीसरा छोड़ के बाकी प्रत्यक्ष करों में कटौती करेंगे तभी जीडीपी बढ़ाने के लिए हो जाएगा। बेरोजगारी भत्तों में कटौती तब भी हो जाएगा। श्रम संघों को प्रोत्साहन देंगे तो कहाँ से होगा? तीसरा छोड़ के मारेंगे। मेरे हिसाब से बी सही होना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से बी। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक पूंजी क्या है? कह रहा है इसमें लोगों के मध्य आपसी संदर्भ, और किसी दूसरा बी कह रहा है किसी समाज के समस्त आर्थिक संसाधन, सी कह रहा है इसमें किसी देश के उद्योगों की मशीनें, डी कह रहा है किसी देश के लोगों का समस्त धन, है ना। सामाजिक पूंजी क्या है? तो सामाजिक पूंजी तो आप लोग बता ही सकते हैं, लोगों के मध्य जो आपसी संबंध होते हैं वही तो लोगों की सामाजिक पूंजी होती है। क्योंकि लोगों के समाज, अगर हम समाज में उठना बैठना कर रहे हैं, समाज हमारे को सपोर्ट करता है ना, तो हमारा जो बात व्यवहार है वही तो मुझे लगता है सामाजिक पूंजी होना चाहिए। इस हिसाब से मेरा ए होना चाहिए, है ना। हाँ, ये सही है, ए। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। कह रहा है ओकन, है ना। ओकन के नियम का संबंध निम्न में से किसके साथ है? किसके साथ है ओकन? ओकन का नियम 8वां क्वेश्चन है ये। ओकन का नियम, ओकन्स लॉ फॉर जीडीपी एंड रोजगार, ओकन्स लॉ जीडीपी एंड बेरोजगारी, जीडीपी एंड मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति। मुझे लग रहा है ये जीडीपी और रोजगार की तरफ जाएगा, और ये एक बार हम ओकन्स के नियम को देखेंगे। ठीक है, पहले सारा क्वेश्चन खत्म कर लें। कह रहा निम्न का जो है अध्ययन कीजिए, है ना। उद्योगों का विनियमन करके प्रतियोगिता और कुशलता को बढ़ाना। उसके बाद का दूसरा ऑप्शन कह रहा है शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा श्रम बल की जो है गुणवत्ता में सुधार करना। कह रहा उपयुक्त में से कौन सा उपाय जो है सिंप्लिफाइड इकोनॉमिक के दायरे में आती है? उद्योगों का विनियमन करके जो प्रतियोगिता और कुशलता को बढ़ाना, शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा श्रम बल की गुणवत्ता को में सुधार करना। 9वां मुझे लग रहा है दोनों ही सही होना चाहिए। फिर में से कौन सा है? तो देखिए, बताइए फटाफट। उद्योगों का विनियमन करके जो है, मुझे लगता है सी होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही अगर करेंगे तभी जो है हमारा जो सप्लाई साइड इकोनॉमी है वो तभी बढ़ सकता है ना। हम आगे देखेंगे
10वां नंबर है, कह रहा है यदि कोई अर्थव्यवस्था संभाव्य मतलब जीडीपी से ऊपर कार्य कर रही है तो, है ना, निम्न से किस परिणाम के उत्पन्न, है ना, किस परिणाम के उत्पन्न होने की संभावना होती है। यदि कोई अर्थव्यवस्था संभाव्य जीडीपी के ऊपर कार्य कर रही है, जीडीपी से ऊपर जा रही है ना, कार्य कर रही है, तो उस टाइम में कह रहा है ना, कर रही है तो निम्न में से जो है किस परिणाम के उत्पन्न होने की संभावना है होती है। जीडीपी से ऊपर कार्य कर रही है तो परिणाम क्या होगा, परिणाम मुद्रास्फीति उच्च हो जाएगी, बढ़ जाएगी, व्यापार घाटा कम हो जाएगा और एक बड़ी अस्फीति, ये तो गलत है, बेरोजगारी की दर में कमी, है ना, व्यापार घाटा नहीं होगा, व्यापार घाटा कहाँ हो जाए, इसमें मेरे को लग रहा है उच्च मुद्रास्फीति होगा। अब देखेंगे ओवर हीटेड, है ना, अर्थव्यवस्था, ओवर हीटेड अर्थव्यवस्था की क्या पहचान है, संभाव्यता से ऊपर कार्य करना, संभाव्यता से नीचे कार्य करना, बहुत तेजी से कीमतों का भागना और ना शेयर बाजार का तेजी से छलांग लगाना। तो इसमें संभाव्यता से ऊपर कार्य करना ही ओवर हीटेड होता है, ओवर हीट कर जाता है जब। रमेश्वर सर का है ना ये, तो उन्होंने ये पढ़ाया था। अब हम देखेंगे गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इसमें तेजी से समृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति देखने को मिलती है। इसमें कह रहा है बी, इसमें जो है कह रहा है कि समृद्धि कम रहती है और अस्फीतिक वातावरण बना रहता है। इसमें जो है अर्थव्यवस्था, है ना, इसमें कह रहा है अर्थव्यवस्था मध्यम और टिकाऊ दर से बढ़ती रहती है और मुद्रास्फीति तथा मंदी का खतरा नहीं रहता है। डी कह रहा है यह वह अर्थव्यवस्था है जिसमें बड़ी मात्रा में गोल्ड रिजर्व होता है। गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था के बारे में पूछ रहा है। गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था तो अभी उस दिन, हाँ ठीक है, करिए। एक गोल्डीलॉक्स मतलब होता है जैसे गोल्डीलॉक्स जोन होता है ना, मंगल के पास, पृथ्वी के पास पाया जाता है, जहाँ पे क्या होता है कि चीज़ें चलती रहती हैं, कोई खतरा आने का मतलब उस तरीके का कोई खतरा नहीं होता, है ना। उसी से मेरे को लग रहा है ये मिला जुला हुआ है। इसमें तेज समृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति देखने को मिलता है। तेज समृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति, ऐसा तो नहीं कि एक भागने लगेगा, मतलब संतुलित हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि मतलब ना गिर रहा ना उठ रहा है, संतुलित। इसमें जो है समृद्धि कम रहती है, अस्फीति, ये तो गलत है। इसमें अर्थव्यवस्था मध्यम टिकाऊ दर से बढ़ती है और मुद्रास्फीति तथा जो है मंदी का खतरा नहीं रहता। यह वह अर्थव्यवस्था जिसमें बड़ी मात्रा में गोल्ड रिजर्व होता है। गोल्ड सर भकाने के लिए लगा दी है, गोल्ड से मिलता जुलता। ये दोनों तो मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। इनमें मेरे को ये ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। इसका आंसर ना हम कल बताएंगे, क्योंकि इसका आंसर निकालना पड़ेगा। आंसर इसका पता नहीं है मेरे को सारे का। अभी तो लगा देते हैं, इसकी आंसर शीट देखेंगे कहाँ पे है, कितने क्वेश्चन ये भी नहीं पता। 10 पेपर दिखा रहा है यहाँ पे। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है इसमें। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है निम्न का अध्ययन कीजिए। पहला कह रहा है सरकारी खर्च का बढ़ाना, दूसरा कह रहा है आयकर में छूट की सीमा को बढ़ाना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। उपरोक्त में से कौन विस्तारक राजकोषीय नीति के उपकरण हैं? निम्न का अध्ययन कीजिए। सरकारी खर्च का बढ़ना,
आय कर में छूट की सीमा को बढ़ाना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, विस्तारक राजकोषीय नीति को, विस्तारक सरकारी खर्च को बढ़ाना, विस्तारक राजकोषीय नीति कहाँ हो सकता है, आय कर में छूट की सीमा को बढ़ाना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, तीसरा लग रहा है 13 में सरकारी खर्च को बढ़ाना, मेरे को लग रहा है सी। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्न का अध्ययन कीजिए, है ना। कह रहा है मशीन, भूमि, उर्वरक, बिजली, उपरोक्त में से कौन चालू पूंजी के जो है दायरे में आते हैं, चालू पूंजी, है ना, वर्किंग कैपिटल के रूप में। तो वर्किंग कैपिटल के रूप में आता है मशीन, बिजली, है ना, मशीन, इनका अध्ययन कीजिए, फिर में से कौन चालू पूंजी, वर्किंग कैपिटल। भाइयों आप लोग का क्या सही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मशीन का तो बिजली तो हमेशा आता है, उर्वरक, खाद, चालू पूंजी। चलो जय सिया राम कर देता हूँ मैं, है ना, नमो बुद्धाय मार दिया बी पे। हम अगला क्वेश्चन है, ये मेरा 50-50 है, ए भी हो सकता है, इसके अलावा मेरा दूसरा चौथा, उसके अलावा ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये मेरा पहला जो ये भूमि है ये गलत है मेरे हिसाब से, तो इस वजह से मैं ये मार रहा हूँ। मेरे को और ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है कि मेरा चौथे के साथ में, है ना, पहला आ जाए, तो पहला नहीं आ रहा है, तो इस वजह से मैं ये मार रहा हूँ बी, क्योंकि मेरे को इसमें कन्फर्म नहीं है, मेरे को बस एक ही कन्फर्म है, ये बिजली। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव पूंजी निर्माण का संबंध है ना। तो इसमें कह रहा है भौतिक इंफ्रा जैसे कि जो है सड़क आदि, है ना। उसके बाद बी कह रहा है निवेश के लिए वित्तीय संसाधन, सी कह रहा है लोगों में ज्ञान कौशल आदि, डी कह रहा है एक राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधन। तो इसमें कौन सा सही है? मानव पूंजी का निर्माण संबंध है भौतिक इंफ्रा जैसे सड़कों से नहीं है, है ना। इससे मानव पूंजी का निर्माण थोड़ी होगा। अगर निवेश के लिए जो है वित्तीय संसाधन हो तो थोड़ी होगा मानव का पूंजी। मानव का पूंजी तो लोगों को अगर ज्ञान मिल रहा है, उनकी कौशल, उनकी चीज़ें बढ़ रही हैं, तो उससे हमेशा वो पूंजीवान बना रहेगा। मानव का पूंजी तो इसमें होता है ना। इसीलिए लोग कहते हैं कि पढ़ लिख लेगा तो कुछ ज्ञान हो जाएगा। तो पढ़े लिखे आदमी का ऐसा पूंजी, ज्ञान ऐसा पूंजी है जो कभी कोई चुरा नहीं सकता, कोई ना ले सकता है। तो हमारे हिसाब से तो सी सही होना चाहिए, 15 का सी। हम देखेंगे अगला, किन्स के अर्थशास्त्र के अनुसार 1-2 क्षेत्रीय साधारण अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सी स्थिति संतुलन को जो है प्रदर्शित करती है। तो यस डैश यस बड़ा ना, हाँ यस इक्वल टू यस, ये तो सर दिखवाया है शायद, यही है। हम देखेंगे किन्स के अनुसार एक त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सी स्थिति
संतुलन को प्रदर्शित करेगी। कौन सी स्थिति संतुलन को प्रदर्शित करती है? यस प्लस टी इक्वल टू आई प्लस जी। हम देखेंगे क्रूसो अर्थव्यवस्था के बारे में पूछ लिया। अरे ये तो बड़ा सरल वाला पूछ लिया। क्रूसो अर्थव्यवस्था में समग्र मांग किस प्रकार की होती है? क्रूसो अर्थव्यवस्था में जो है सी प्लस आई प्लस जी होती है। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न का अध्ययन कीजिए। जीवन प्रत्याशा साक्षरता स्कूल के वर्षों का माध्य और प्रति व्यक्ति जीडीपी कर रहा है। उपरोक्त में से कितने मानक एचडीआई के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं? है ना, एचडीआई के मान में कितने प्रयुक्त होते हैं? तो 1, बी में कह रहा 2, सी में कह रहा 3 और डी में कह रहा है 4। मतलब 4 सही है, 3 सही है, 2 सही है कि 1 सही है? तो इसमें से मेरा कह रहा निम्न का अध्ययन कीजिए। माना कि एचडीआई है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। जीवन प्रत्याशा साक्षरता स्कूल के वर्षों का मान मेरे को 2 है ना। अब कह रहा है निम्न का अध्ययन कीजिए। विनिर्माण, दूसरा कह रहा खनिज, तीसरा कह रहा बिजली, उसके बाद कह रहा परिवहन। उपरोक्त में से कितनी गतिविधियां औद्योगिक उत्पाद सूचकांक आईआईपी के निर्माण में प्रयुक्त की जाती हैं? है ना, तो कितनी की जाती हैं? अब इसमें से फटाफट बताइए। 20 में कौन सा सही है? निम्न का अध्ययन उपरोक्त में से कितनी गतिविधियां औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईपी के निर्माण में प्रयुक्त की जाती हैं? तो विनिर्माण है ना, गतिविधियां औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, खनिज परिवहन, बिजली, बिजली का की जाती है, और जो है परिवहन है ना का की जाती है। इसके अलावा विनिर्माण होगा तभी तो 3 होगा। ठीक, खनिज का नहीं। हम देखेंगे अगला। निम्न का अध्ययन कीजिए। सरकारी खर्च का संकुचन, आयकर को बढ़ाना, आयकर को जो है कम करना, सरकारी खर्च को बढ़ाना। उपरोक्त में से कौन सा जो है मंदी के समय प्रोचक्रीय है ना राजकोषीय नीति के उपकरण हैं? कौन मंदी के समय प्रोचक्रीय राजकोषीय नीति के उपकरण है? प्रोचक्रीय के उपरोक्त में से कौन मंदी के समय प्रोचक्रीय राजकोषीय नीति का उपकरण है? सरकारी खर्च का जो है संकुचन कर देना चाहिए हमको, और हाँ आयकर को बढ़ाना। हाँ, आय में जो कर हो रहा है उसको बढ़ा दे, उसमें वृद्धि कर दो, सरकारी खर्च को कम कर दो, आयकर को कम करना। आयकर को कम करना ये तो गलत है। आयकर को हम कम करेंगे तो कहाँ हमारा फायदा होगा? सरकारी खर्च को बढ़ाना ये भी गलत है। इसका दोनों को उल्टा कर दी हैं। ये दोनों सही है, 1 और 2। हमारा एक 22 नंबर क्वेश्चन है। जीडीपी अंतराल, जीडीपी गैप से अभिप्राय क्या है ना? ए कह रहा है जीडीपी और जीएनपी में अंतर, बी कह रहा है नॉमिनल और रियल जीडीपी में अंतर, वास्तविक जीडीपी और संभाव्य जीडीपी में अंतर, और जीडीपी और एसडीपी में अंतर। अब कौन सा इसमें सही है? जीडीपी अंतराल से अभिप्राय है ना, जीडीपी और जीएनपी में अंतर। जीडीपी अंतराल से अभिप्राय ये है कि जो है वास्तविक जो जीडीपी है और संभाव्य जीडीपी में अंतर होता है। संभावना है कि इतना आएगा, और वास्तविक जो जीडीपी ये है
है ना। तो ये मेरे को लग रहा है सी। 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की उच्च जीडीपी रैंक को स्पष्ट करता है। तो इसमें कर रहा है ए, निम्न जनसंख्या वृद्धि, बी कर रहा है रहने की जो है कम लागत, और उसके बाद कर रहा है उच्च निर्यात, उसके बाद डी कर रहा है उच्च जो है कर राजस्व। कर निम्न में से कौन क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की उच्च जीडीपी रैंक को स्पष्ट करता है। निम्न में से कौन क्रय शक्ति को पूछ रहा है। क्रय शक्ति मतलब खरीदने की जो शक्ति है, क्षमता के आधार पर भारत की उच्च जीडीपी रैंक को स्पष्ट करता है। तो निम्न जनसंख्या वृद्धि है ना, और रहने की कम लागत, इनमें से क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत के जीडीपी रैंक को स्पष्ट करता है। रहने की कम लागत, उच्च निर्यात, उच्च कर, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये मेरे तरफ से 50 है। निम्न जनसंख्या वृद्धि, उच्च निर्यात, जीडीपी का क्रय क्षमता अगर बढ़ रहने की जो कम लागत होगी, ये पहला, ये दूसरे का है, और पहला ये। ठीक, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रों के मध्य जीडीपी को लेकर तुलनाएं प्रकाशित करता है। IMF, WTO, UNDP, UNO। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रों के मध्य जीडीपी को लेकर तुलनाएं प्रकाशित करता है। तो ये तो बहुत ही इजी वे में है, आप फटाफट बता दीजिए। तो इसमें होगा IMF। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। समावेशी विकास का संबंध किस SDG से है। SDG 1, SDG 2, SDG 6, SDG 8। समावेशी विकास संबंध किस SDG से है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से है ना। इंक्लूसिव डेवलपमेंट is related to which sustainable development goal। समावेशी विकास संबंध तो SDG 8 से है। हम देखेंगे अगला, निम्न कथनों का जो है अध्ययन कीजिए। भारत में नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में बदलने के लिए जीडीपी डिफ्लेटर का जो है प्रयोग किया जाता है। भारत में जीडीपी डिफ्लेटर के निर्माण में PPI का प्रयोग होता है ना, प्रयोग होता है। ठीक है, कह रहा है इसमें उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य देखना है। तो केवल एक है, बी कह रहा केवल 2 है, सी कह रहा केवल 1 और 2, फिर डी कह रहा ना तो 1 ना ही 2। निम्न कथनों के अध्ययन कीजिए। भारत में नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में बदलने के लिए जीडीपी डिफ्लेटर का प्रयोग किया जाता है। तो क्या भाइयों होता है कि ऐसा है ना। तो नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में बदलने जीडीपी डिफ्लेटर का जो है प्रयोग किया जाता है। लेकिन भारत में जीडीपी डिफ्लेटर के निर्माण में पीपीआई का प्रयोग होता है। ये गलत है, पीपीआई का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न का जो है अध्ययन कीजिए। भारत जो है निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था है। दूसरा कह रहा है भारत मध्यम मानव विकास वाली अर्थव्यवस्था है। तीसरा कह रहा है उच्च आय वाली जो है या विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को प्रति व्यक्ति आय के स्तर को जो है डॉलर में कह रहा है 15,000 के स्तर पर ले जाना होगा।
ये क्या बकवास कर रहा है यार। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये सरासर गलत है। मेरे को इससे क्या मतलब है, ले जाना है स्तर पर ले जाना चाहिए, नहीं ले जाएगा तो उच्च आय वाली विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, ऐसा कोई बाध्यकारी नहीं है। भारत निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था है, ये तो ठीक है। भारत मध्यम मानव विकास वाली अर्थव्यवस्था, ये भी ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोनों सही होना चाहिए। ए 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न का अध्ययन कीजिए। अंतरपीढ़ी समता, अंतरपीढ़ी समता है ना, अंतपीढ़ी समता है, एक अंतःपीढ़ी समता है। में से कौन सी समता का संबंध समावेशी विकास है? एक अंतःपीढ़ी, एक अंतःपीढ़ी है। तो अंतःपीढ़ी है ना, अंतःपीढ़ी होना चाहिए, अंतःपीढ़ी नहीं, अंतःपीढ़ी होना चाहिए, ये सही है। हम 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न का अध्ययन कीजिए। पहला कह रहा है ब्राजील, दूसरा कह रहा है कोस्टारिका, सी कह रहा है, तीसरा कह रहा है भारत, चौथा कह रहा है चीन, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका। तो कौन सा आंसर सही है इसमें? उपरोक्त में से कौन से राष्ट्र जो है ना BASI है ना समूह में सम्मिलित किए गए हैं। अब बताओ BASIC जो लिखा है उसको क्या बोलते हैं? समूह का नाम तो बहुत फेमस है, सुना होगा आप लोगों ने। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आप लोग आंसर नहीं दे पा रहे हो, फटाफट दो, गलत हो या सही। एक बात सोचो, दिल में आए मार उठा कसे। गलत होगा तो देखा जाएगा, अभी भी टाइम है, मंथन करके। निम्न का जो अध्ययन कीजिए। ब्राज़ील, भारत, कोस्टारिका, चीन। इसमें तो मुझे लग रहा है जहाँ तक 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अब कह रहा है निम्न है ना। अगला है निम्न का अध्ययन कीजिए। वास्तविक जीडीपी की गणना चालू मूल्यों पर की जाती है। दूसरा कह रहा है वास्तविक जीडीपी का परिवर्तन वास्तविक ग्रोथ रेट को दिखाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक ना तो दो। 30 नंबर क्वेश्चन है। वास्तविक जीडीपी की गणना चालू मूल्यों पर की जाती है, तो बिल्कुल बकवास है। चालू मूल्य पर नहीं की, स्थिर मूल्य पर की जाती है। और वास्तविक है जीडीपी का जो परिवर्तन होता है वो वास्तविक है ना, वास्तविक ग्रोथ रेट को जो है दिखाता है। वास्तविक जीडीपी का परिवर्तन वास्तविक ग्रोथ रेट को दिखाता है, ग्रोथ रेट को दिखाता है। तो ये सही है। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न का अध्ययन कीजिए। मध्यवर्ती वस्तुएं। दूसरा कह रहा है स्थानांतरण भुगतान, पूर्णता। तीसरा कह रहा है पूर्णता वित्तीय लेन देन है ना, पूर्णता वित्तीय लेन देन। उपरोक्त में से कौन जीडीपी की जो है गणना में सम्मिलित नहीं होता? तो ये बताओ, सम्मिलित नहीं होता है। सम्मिलित नहीं होता। निम्न का अध्ययन कीजिए। मध्यवर्ती वस्तुएं, स्थानांतरण भुगतान, पूर्णता वित्तीय लेन देन। उपयुक्त में से कौन जीडीपी की गणना में सम्मिलित नहीं होता है? 31 नंबर क्वेश्चन है। जल्दी बताओ भाई। जीडीपी की गणना में सम्मिलित नहीं होता है मध्यवर्ती वस्तुएं,
स्थानांतरण भुगतान या वित्तीय लेन देन। पूर्णतः वित्तीय लेन, पूर्णतः लगा दिया तो पूर्णतः, तो अगर पूर्णतः लगा दिया तो इसको लेना पड़ेगा। अगर पूर्णतः नहीं लगाता तो हम नहीं लगे, है ना। करन जीडीपी की गणना में सम्मिलित नहीं होता है, तो ये पूर्णतः वित्तीय लेन देन तो सम्मिलित नहीं होता है, क्योंकि पूर्णतः लगा दिया ना इसने। वैसे भी वित्तीय लेन देन का क्यों करेंगे। स्थानांतरण भुगतान जो होता है वो भी नहीं करेंगे। हम तो जो अंतिम वस्तुओं को इसमें शामिल करते हैं जीडीपी की गणना में, जो एक सीमा के अंदर में। जीडीपी का तो यही है ना कि जितना भी निर्माण एक हमारे निश्चित सीमा के अंदर में होगा, उसका जो अंतिम मूल्य होगा उसको हम जीडीपी की गणना में शामिल करेंगे, उसको हम करेंगे। तो ये भी नहीं होगा, है ना। तो ये सही होगा हमारा। हम देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। विकसित राष्ट्रों के तुलना में भारत, एक कह रहा है कम पूंजी के कारण धीमी गति से बढ़ता है। दूसरा कह रहा है निम्न आधार के कारण तेजी से बढ़ता है। सी कह रहा है अधिक आधार के कारण तेजी गति से बढ़ता है और अधिक श्रम के कारण धीमी गति से बढ़ता है। ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। तुलना में भारत कम पूंजी के कारण धीमी गति से बढ़ता है, ये मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है। निम्न आधार के कारण, कम पूंजी के कारण धीमी गति से बढ़ता है और निम्न आधार के कारण तेज गति से, ये गलत लग रहा है। अधिक आधार के कारण तेज, ये गलत लग रहा है। अधिक श्रम के कारण धीमी गति से, मुझे तो ए सही लग रहा है, पता नहीं। चलो देखेंगे, अभी बाद में देखेंगे। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीवीए नेट प्रोडक्ट सब्सिडी जोड़ा है, जीवीए में करा है एट बेसिक प्राइस, तो सर ने पढ़ाया है। नेट प्रोडक्ट टैक्स, इसके अलावा जीवीए ऑल बेसिक प्राइस सब्सिडी प्लस प्रोडक्ट टैक्स। इसके अलावा जीडीपी में करा है फैक्टर कॉस्ट और नेट इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। मुझे लग रहा है इसमें 33 नंबर क्वेश्चन में जीवीए एट बेसिक प्राइस प्लस जो है नेट जो प्रोडक्ट टैक्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न का अध्ययन कीजिए, समावेशी विकास, संपोषणी विकास उपरोक्त में से किसके साथ जो है जीरो ग्रोथ, है ना, जीरो ग्रोथ को जोड़कर देखा जाता है, जीरो ग्रोथ को। अब इसमें कौन सा होगा, निम्न का अध्ययन कीजिए, समावेशी विकास, संपोषणी विकास उपरोक्त में किसके साथ जीरो ग्रोथ को जोड़कर देखा जाता है। तो जीरो ग्रोथ तो जोड़ करके देखा जाता है संपोषणी विकास के साथ, समावेशी विकास के साथ तो नहीं देखे हैं। संपोषणी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम देखें निम्न 35वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न का अध्ययन कीजिए, प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, प्रति व्यक्ति जो है मटेरियल फुटप्रिंट और प्रति व्यक्ति मीथेन गैस का उत्सर्जन। उपरोक्त में से कौन से मानक का जो है समायोजन PPAHDI में किया जाता है। ये नहीं पता मुझे, PPHDI नहीं मालूम, छोड़ो। पंचामृत क्या है। अगला क्वेश्चन है पंचामृत क्या है। तो भारत के जो है स्वास्थ्य लक्ष्य, बी कर रहा है जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की प्रतिबद्धताएं, सी कर रहा है विदेशी संबंधों को लेकर भारत की रणनीति, उसके बाद कर रहा है डी विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीति। पंचामृत, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त, है ना। मुझे लग रहा है कि जो है
विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर के प्राप्त करने की रणनीति, विदेशी संबंधों को लेकर भारत की रणनीति। नहीं, जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की प्रतिबद्धताएं। हाँ, भारत तो जलवायु परिवर्तन के प्रति भी बहुत प्रतिबद्धताएं हैं, क्योंकि हमने जो है इकोलॉजी इन्वायरमेंट में हमने इसके लिए वो साइन किया है कि हमको जो है अपना 2070 तक बहुत कार्बन वगैरह भी कम करना, बहुत सारी चीज़ें हमने प्रक्रियाएँ हैं, है ना। तो मुझे लग रहा है पंचामृत इसी के तहत है कि जलवायु परिवर्तन को हमको बचाना है ना। पंचतत्व से बना शरीर, हमको सब कुछ सही रखना है। अच्छा, ये फिर जो है पूछ लिया है अगला, यार ये मुझे नहीं आ रहा है क्वेश्चन, मैंने पीपीआई के बारे में मेरे को पता नहीं है। अगला, अच्छा देख लो आप लोग तो मार लो, 1 मिनट में रुक जाता हूँ। पीपीए एचडीआई का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है ना। सामाजिक प्रभाव के बिना आर्थिक ग्रोथ पर बल देना। बी करा मानव विकास को बनाए रखते हुए पर्यावरणीय दबाव को कम करना। सी करा तकनीकी विकास पर जोर देना। डी करा विकास के साथ प्रजातांत्रिक मूल्यों पर जोर देना। आप इसका जवाब दे देना, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझा देना। हम अगला देखेंगे, 38 नंबर क्वेश्चन है इसमें कह रहा निम्न का जो है अध्ययन कीजिए। कह रहा है 2070 तक जो है नेट जीरो कार्बन की स्थिति को प्राप्त करना, ये सही है। 2005 के स्तरों की तुलना में अर्थव्यवस्था की जो है ना कार्बन संघनता को जो है 45% से कम करना। 2030 तक जो है 500 गीगावाट की जो है गैर जीवाश्म ऊर्जा की क्षमता प्राप्त करना। 2030 तक जो है ऊर्जा की जो आवश्यकता को 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करना, है ना। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें मुझे को तो सारा ही सही लग रहा है। उपरोक्त में से भारत की जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताएं, ये भी सही है, हमने ले रखा है, कसम खा रखा है सब, है ना। ये भी सही है, ये भी सही है। आज ही मैंने वो पढ़ा, इकोलॉजी इन्वायरमेंट का मेरा क्लास है, जाके देख लेना। उसमें मैंने PT 365 कवर किया है विजन IAS का, उसी में है ये, ठीक है। तो हमारा इसमें सी सही हो जाएगा। 1 2 3 4, ठीक। ये सही है। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न का अध्ययन कीजिए। बाजार मूल्यों पर GDP अप्रत्यक्ष करों को जो है सम्मिलित करता है। दूसरा कह रहा है बाजार मूल्यों पर GDP सब्सिडियों को जो है बाहर करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है। कह रहा है ए इसमें केवल 1, बी कह रहा है केवल 2, सी कह रहा है 1 2 दोनों, है ना, और इसके अलावा डी कह रहा है कोई भी नहीं। तो निम्न का जो है अध्ययन कीजिए। बाजार मूल्यों पर GDP अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित करता है ना। GDP अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं उनको, जिनको हम जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं देते, जैसे बिस्किट वगैरह में दे रहे हैं, नमकीन ले रहे हैं तो उसमें दे रहे हैं, है ना। तो ये इस तरीके से दे रहे हैं, सारे लोग मिलकर सारे जन दे रहे हैं भारत के अप्रत्यक्ष कर। जबकि प्रत्यक्ष कर तो लोग अपने आयकर में देते हैं, बहुत सारी चीज़ों में देते हैं, वो प्रत्यक्ष कर होता है। तो बाजार मूल्यों पर जो है GDP सब्सिडियों की जो को बाहर कर, है ना, सब्सिडियों को बाहर करता है। तो बताइए फटाफट इसमें कौन सा आंसर सही होना चाहिए। मुझे लग रहा है वो मैं बताऊंगा अभी। चलिए फिर आंसर बता देते हैं। इसमें दोनों ही सही होगा, क्योंकि बाजार मूल्यों पर GDP जो अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित करता है, ये बात सही है बाजार मूल्यों पर। क्योंकि बाजार मूल्यों पर GDP सब्सिडियों को ना बाहर करता है, क्योंकि सब्सिडी को थोड़ी जोड़ेंगे उसमें, ठीक। हम देखेंगे अगला जो है ग्रीनएक्स में कितनी कंपनियों के जो है शेयर सम्मिलित किए गए हैं। ग्रीनएक्स में, तो ग्रीनएक्स में हमारा कितने कंपनी का जो है शेयर सम्मिलित किए गए हैं। तो इसमें बताया गया है, पहला है 20, दूसरा 25, तीसरा 35, चौथा है 50। तो कितनी कंपनियां हैं। मुझे लग रहा है या तो ये होगा न तो ये होगा, क्योंकि कई दिन हो गया मेरे को पढ़े,
मैं 50-50 डालूंगा, 50 है ना, 50-50 मेरी तरफ से ये, ठीक। अब हमारा अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न है ना, निम्न में से किस राज्य द्वारा ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट की अवधारणा दी गई? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड। फटाफट बता दीजिए, है ना। किस राज्य द्वारा ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट की अवधारणा दी गई है? तो ये दी गई है उत्तराखंड के द्वारा। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो लोग नहीं कर पाए कर लेना। 42वां नंबर है, जीडीपी की तुलना में जीएनपी अच्छा माना जाता है क्योंकि यह घरेलू उत्पाद को दिखाता है, यह विदेशी साधन आय को सम्मिलित करता है, यह विदेशी है ना साधन आय को जो है निबल रूप में सम्मिलित करता है, यह कल्याण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होना चाहिए? 42 नंबर में सी सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यह विदेशी साधन है ना। जो लोग मतलब विदेश में, हम जीएनपी किसको काउंट करते हैं? जो मतलब घर में यहाँ काम कर रहे हैं, जो बाहर में काम कर रहे हैं, दोनों को लिया जाता है। जबकि जीडीपी में चाहे विदेशी आदमी काम करे चाहे यार देश का काम करे, लेकिन अगर हमारे इंडिया में काम कर रहा है तो हमारे लिए जीडीपी में काउंट होगा, उसका जो अंतिम वो होगा। और अगर हमारा व्यक्ति, मान लो हमारे घर का कोई व्यक्ति वो बाहर में गया है कमाने और हम यहाँ काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ विदेशियों को घटा देंगे, लेकिन जो इंडियन बाहर में काम कर रहे हैं उनको हम जोड़ लेंगे, तो ही हमारा जीएनपी होता है ना। तो जीडीपी की तुलना में जीएनपी अच्छी माना जाता है, क्योंकि वहाँ से बाहर से वो आय जो है यहाँ भेजते हैं इंडिया में, है ना। तो ये सी सही होगा। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा आर्थिक कल्याण को जो है बेहतर सूचक नहीं है? कल्याण को जो है बेहतर सूचक नहीं है। तो प्रति व्यक्ति जीडीपी, एसडीआई, नॉमिनल जीडीपी, प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी, इसमें से बताइए कौन सा सही है? कर इसमें से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? निम्न में से कौन आर्थिक कल्याण को बेहतर सूचक नहीं है? बेहतर सूचक नहीं है ना। अगर आपका क्वेश्चन छूट रहा होगा तो वीडियो पॉज करके जवाब दे करके ही तभी आगे बढ़ना। तो इसमें मेरे को लग रहा है नॉमिनल जीडीपी होगा, ठीक है, क्योंकि एसडीआई तो मुझे पता नहीं है, मैं नॉमिनल को पढ़ा हूँ इसलिए मैं मार रहा हूँ। एसडीआई के बारे में मेरे को अच्छा, एसडीआई के बारे में मैं पढ़ा हूँ, वो क्या नाम है, पीपीआई था, उसके बारे में नहीं पढ़ा था। प्रति व्यक्ति आईजीडीपी के भी पढ़ा हूँ, ये भी पढ़ा हूँ, लेकिन ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। ठीक है, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन पूंजी की उत्पादकता को प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो हमारा बैटरी भी स्विच ऑफ होने वाला 5% है, मैं फटाफट करवा देता हूँ। कह रहा है जीडीपी, फिर भी कह रहा है बचत, फिर आई कोर, फिर निवेश। निम्न में से कौन सी पूंजी की उत्पादकता को प्रदर्शित करता है? तो इसमें से कौन प्रदर्शित करता है? 44 नंबर क्वेश्चन है ना। तो फटाफट दीजिए आंसर। तो इसमें आई कोर करता है, ठीक है, हम आई कोर सब समझाएंगे दूसरे वीडियो में। अब कह रहा है 45 नंबर क्वेश्चन, यदि जो है व्यवसायिक फर्मों के स्टॉक बढ़ते हैं, है ना, तो यह निवेश माना जाता है, यह जो है विनिवेश माना जाता है। यह इसके बाद सी कह रहा है निवेश से इसका संबंध नहीं होता है, यह जो है अनैच्छिक निवेश माना जाता है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? व्यवसायिक फर्मों के स्टॉक बढ़ते हैं जब, तो जो है यह निवेश माना जाता है। ये मुझे नहीं पता है, देखना पड़ेगा ध्यान से। थोड़ा टाइम ले लीजिए। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, ठीक है।
निम्न का अध्ययन कीजिए। कर उपभोग दिया है 50 लाख करोड़, निवेश दिया है 20 लाख करोड़, मूल्यह्रास 5 लाख करोड़, सरकारी खर्च 50 लाख करोड़, निर्यात 10 लाख करोड़, आयात 8 लाख करोड़। उपरोक्त तत्वों के आधार पर बनाते हुए जीडीपी का स्तर बताइए कि जीडीपी कितने स्तर तक है ना, कितने लाख करोड़ तक। सर भी क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत खतरनाक। 50 इसमें घटाया जाएगा। मेरे हिसाब से ये आएगा, क्योंकि अभी कल ही पढ़े हम लोग। निम्न का अध्ययन कीजिए। जीडीपी बढ़ता है, जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़ती है, स्लो डाउन के संदर्भ में बताया गया है ना। जीडीपी जो है, जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है ना, वो कह रही है बढ़ती है। जीडीपी मुझे लग रहा है दोनों ही कर रहा है। या तो नहीं होंगे या तो हाँ होंगे। निम्न का अध्ययन कीजिए। जीडीपी बढ़ता है जब, तो क्या स्लो डाउन के संदर्भ में। स्लो डाउन, अच्छा जीडीपी तो बढ़ता है लेकिन वो घट जाता है। जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है ना वो घट जाती है, वो गलत, वो मुझे लग रहा है गलत है, क्योंकि जीडीपी की ग्रोथ रेट घट जाती है और जीडीपी लेकिन मतलब जो एक आधार रेखा होता है उससे ऊपर होकर चलती है ना, बढ़ी लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन जो आधार रेखा उससे बड़ा ऊपर रहता है, तो मतलब बढ़ता है जीडीपी। लेकिन जो रेट होना, जो मतलब जो होना चाहिए, जिस तरीके से बढ़ रही थी उस तरीके से नहीं बढ़ती, थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं स्लो डाउन। अगला है इसमें, निम्न का जो है अध्ययन कीजिए। उपभोग या और है ना, उपभोग और बचत आय के साथ जो है बढ़ते हैं। उपभोग और बचत आय की तुलना में कम बढ़ते हैं। उपरोक्त में से क्या सही है। कह रहा है केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों और दोनों नहीं। कौन सा सही होगा। निम्न का अध्ययन, उपभोग और बचत आय के साथ बढ़ते हैं। उपभोग और बचत आय के साथ बढ़ते हैं। उपभोग भी तभी बढ़ता है आय के साथ, है ना। उपभोग और बचत आय के साथ बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है ये सही होना चाहिए। उपभोग जो है तभी बढ़ेगा जब आय बढ़ेगा, तभी उपभोग तब आदमी ज़्यादा करने लगता है, बचत भी करने लगता है, क्योंकि अपने इनकम का एक भाग आदमी बचा लेता है। और दूसरा कह रहा है उपभोग और बचत आय की तुलना में कम बढ़ते हैं। उपभोग और बचत आय की तुलना में कम बढ़ते हैं। हाँ, आय की, अगर आय से ज़्यादा करने लगे तो क्या ही कम